नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं चंबल की इस पावन धरती से ताज केयर इंस्टीट्यूट के इस मंच पर। ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं आपसे हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आने वाली परीक्षाएं, आपकी जो आने वाली परीक्षाएं हैं, इनमें ये प्रश्न आपको अवश्य ही बहुत लाभ देने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं आपसे हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। प्रश्न नंबर ए, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर ए, उच्चारण। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। उच्चारण एक शब्द है, उस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, ये है व्यंजन संधि, ये है व्यंजन संधि। तो इस शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा उत्धनचारण। इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्धनचारण। ध्यान दीजिएगा कैसे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर त आया, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? त, और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या आ रहा है? च। तो ऐसे हालत में त या द के बाद नियम यह कहता है, नियम क्या है कि यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? त या द हो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हो त या द, तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण जो है अगर च हो, ज हो, ट हो, ड हो या ल, क्या हो? च, ज, ट, ड, ल, त या द। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तो क्या होगा? त या द होगा। तो द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या आएगा? च, ज, ट, ड या ल। तो इनमें से कोई सा भी वर्ण आ जाता है द्वितीय शब्द का पहला वर्ण, तो ये त द जो है वो आने वाले वर्ण में ही बदल जाते। अर्थात त या द के बाद प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण त या द हो और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण च, ज, ट, ड, ल, इन पांचों में से कोई सा भी आ जाए तो ये त द जो है वो आने वाले वर्ण में ही बदल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप त के बाद क्या आ रहा है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तो त आ रहा है और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या आ गया? च। तो ऐसे हालत में ये त भी च में ही बदल जाएगा। तो ऐसे हालत में आप ये त आधा है तो यहाँ पर शब्द क्या बन जाएगा आपका? उच्चारण। शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पर? उच्चारण। और देख लीजिए, जैसे आपने कहा उत धन ज्वल, शब्द है उत धन ज्वल, तो आपने अब त के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है? ज आ गया। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या आ गया? ज। तो ऐसे हालत में ये त भी किस में बदल जाएगा? आधे ज में बदल जाएगा, शब्द बन जाएगा ये उज्ज्वल। इसी प्रकार देखिएगा, अगर बात करूं मैं अन्य शब्दों की ओर, ध्यान देना, यहाँ पर त और द लिखा है तो इसका मतलब क्या है? हिंदी शब्दों के लिए त का प्रयोग होगा और संस्कृत शब्दों, तत्सम शब्दों के लिए द का प्रयोग होगा। देखिएगा कैसे, जैसे यहाँ पर शब्द है शरद धन चंद्र, शब्द है यहाँ पर शरद धन चंद्र, तो आप देख रहे हैं अब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ गया? द, और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या आ रहा है? च। तो ऐसे हालत में ये द किस में जाएगा? आने वाले वर्ण में ही, और यहाँ पर आने वाला वर्ण क्या है आपका? ये च। और आगे में ये द आधा है तो ये आधे में रहेगा, और यहाँ पर ये च पूरा है तो ये शब्द बन जाएगा शरद चंद्र, शरद चंद्र। तो ध्यान देना, त या द के बाद प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? त या द हो, और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या आ जाए? च, ज, ट, ड, ल। तो ऐसी अवस्था में अब ये त द जो है वो आने वाले वर्ण में ही बदल जाते हैं। त के बाद च आया तो त किसमें बदल गया? च में, शब्द बन गया उच्चारण। त के बाद यहाँ ज आ रहा है तो अब ये त जो है वो किसमें बदल गया? ज में। यहाँ पर संस्कृत का शब्द है तो द आएगा, तो द के बाद आ गया च, तो ये द जो है वो किसमें बदल गया? च में बदल गया। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत्धनचारण। ये रहा इसका उत्तर, उत्धनचारण। ध्यान रखिएगा, व्यंजन संधि का महत्वपूर्ण नियम है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, जगत धन ईश। ध्यान दीजिएगा, ये यहां पर अलंत है, आधा है। जगत धन ईश, तो जगत धन ईश बराबर जगदीश में कौन सी संधि है? ध्यान दीजिएगा, ये संधि कैसे बन रही है? इसने खुद ने यहां पर इसको विश्लेषित कर रखा है, जगत धन ईश। ध्यान दीजिए, एक शॉर्ट ट्रिक टाइप में बता रहा हूं आपको। आप जानते हैं संधि 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। और आप देखते हैं संधि में क्या होता है, जब संधि करते हैं तो क्या होता है? प्रथम शब्द का तो अंतिम वर्ण मिलता है और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण मिलता है। तो ऐसे हालत में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण किसी भी संधि में, संधि 3 प्रकार की है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इन संधियों में क्या होगा? प्रथम शब्द का तो अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इनका ही मेल होगा और इनके मेल से क्या होगा? विकार उत्पन्न होगा, परिवर्तन होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? संधि।
तो ऐसी हालत में अगर ध्यान दीजिए, अगर स्वर संधि की बात कर रहे तो स्वर संधि में ध्यान देना, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर आएगा और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या आएगा, स्वर। अर्थात स्वर संधि में दोनों तरफ स्वर आएंगे, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर आएगा और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण भी स्वर आएगा। तो ये तो स्वर संधि की बात हो गई। इसके बाद अगर बात करें व्यंजन संधि, व्यंजन संधि तो ध्यान दीजिएगा, व्यंजन संधि में एक तरफ कम से कम व्यंजन जरूर आए। हो सकता है दोनों तरफ व्यंजन आए, हो सकता है कि दोनों तरफ व्यंजन आए, पर कम से कम एक तरफ तो व्यंजन आएगा। हो सकता है आगे की तरफ व्यंजन आए, अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो या द्वितीय शब्द का पहला वर्ण व्यंजन हो, या फिर दोनों ही क्या हो, व्यंजन हो। तो ऐसी हालत में व्यंजन संधि में एक तरफ व्यंजन जरूर आएगा। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर जगत धन ईश है, तो ये आधा है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि क्या है, व्यंजन है। बाद में स्वर आ रहा है, पर यहाँ पर तो क्या आ रहा है, आधा त। तो ऐसी हालत में ये व्यंजन संधि का उदाहरण, इसका उदाहरण है ये व्यंजन संधि। मैं बोल रहा हूं व्यंजन संधि में कम से कम एक तरफ व्यंजन जरूर आएगा। किसी किसी शब्द में आगे की तरफ आता है, अर्थात प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में, और किसी शब्द में प्रथम शब्द द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में, या किसी किसी शब्द में दोनों ही तरफ, अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी व्यंजन और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण भी व्यंजन। तो ऐसे हालत में वहां पर क्या होगी, व्यंजन संधि। अगर प्रथम शब्द या द्वितीय शब्द में से कहीं पर भी व्यंजन दिख जाए तो फिर वो व्यंजन संधि, दोनों तरफ दिख जाए तो भी व्यंजन संधि, और कम से कम एक तरफ दिखे आगे या पीछे कहीं पर भी तो वो व्यंजन संधि होगी। क्यों? क्योंकि स्वर संधि में तो हमेशा दोनों तरफ ही क्या होंगे, स्वर होंगे, और व्यंजन संधि में कम से कम एक तरफ व्यंजन जरूर आएगा। और जो तीसरी संधि है आपकी विसर्ग संधि, उसको तो पहचानना बहुत आसान, क्योंकि विसर्ग संधि में प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण के बाद विसर्ग आएगा ही आएगा। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण के बाद क्या आएगा, विसर्ग आएगा ही आएगा। तो अब ये प्रश्न क्या कह रहा है कि जगत धन ईश जगदीश में कौन सी संधि है? तो बताइए, एक तरफ आ रहा है व्यंजन, आ रहा है इसमें व्यंजन, यहाँ पर आधा है, तो ऐसे हालत में कौन सी संधि है, ये व्यंजन संधि। कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, व्यंजन संधि। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि से बना है? निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि से बना है? तो देख लेंगे, आगे ये शब्द बना है प्रतिधन ए। प्रतिधन ए, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई आ रहा है और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण भी ए आ रहा है, अर्थात ये कौन सी संधि है, स्वर संधि है। और स्वर संधि में भी कौन सी है, तो स्वर संधि में है यण, यण स्वर संधि। पिछले पेपर में मैं चर्चा करके आया हूं आपसे यण स्वर संधि की। यहां पर अभी इसका संधि विच्छेद होगा महाधन ऋषि। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन ऋषि। यहाँ आ रहा है और यहाँ री आ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि ये भी स्वर संधि है, क्योंकि दोनों तरफ ही स्वर आ रहे, पर आ के बाद री आ जाए, यानी कि आ के बाद ए ई उ या री आता है, तो क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। और ये कौन सी संधि है, ये गुण स्वर संधि। मैं पिछले पेपर में, पिछले जो पेपर लिए उनमें आपकी इन सबकी चर्चा विस्तार से करके आया हूं, गुण स्वर संधि। फिर अभी ये यहां पर है ये उत, ध्यान दीजिएगा, यह है आपकी उत, उत धन हार, यह क्या है, उत धन हार। तो आप देख लीजिए, उत यानी कितना है, आधा का है, इसका मतलब ये व्यंजन है, और यहाँ पे हार है तो दोनों तरफ व्यंजन आ रहे हैं, इसका मतलब है ये व्यंजन संधि। ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। मैंने बताया अभी अभी आपको पिछले प्रश्न में कि व्यंजन संधि में कम से कम एक तरफ व्यंजन जरूर आएगा, हो सकता है आगे की तरफ, हो सकता है पीछे की तरफ, या फिर दोनों ही तरफ। तो यहाँ पर दोनों तरफ व्यंजन आ रहा है, व्यंजन संधि है। और स्वर संधि में आप देख रहे हैं दोनों तरफ स्वर आता है, जबकि विसर्ग संधि में एक तरफ आप प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण के बाद एक विसर्ग जरूर आएगा। तो ये भी ये व्यंजन संधि। उत्तर तो ये है। यहाँ पर देख लीजिए, यह है आपका पो धन अन, ए आई ओ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो वहां पर होती है अयादी संधि। वहां पर कौन सी संधि होती है, अयादी स्वर संधि। तो ऐसी हालत में अब इस प्रश्न का उत्तर कौन सा शब्द व्यंजन संधि से बना है, तो कौन सा बना है, उत धन हार। ध्यान दीजिएगा, ये नियम क्या है, नियम भी मैं आपको सामने यहाँ पर व्याख्या करता हूं। इस नियम की भी क्या है नियम, नियम ये कहता है मित्रों कि यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तो क्या हो, ता हो,
तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण आ जाए यहाँ पर ह, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या आ जाए ह। तो ऐसी हालत में अभी ये तत्व जो है ये ध में बदल जाएगा और ये जो ह है ये ध में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? ह में। यदि त के बाद ह वर्ण आता है अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तो त हो और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या हो? ह। तो ऐसी हालत में त तो द में और ह ध में बदल जाता है। तो अभी यहाँ पर त के बाद ह आया तो ऐसी हालत में त तो जा रहा है किसमें? द में और ह जाएगा किसमें? द में। इस शब्द बन गया उद्धार। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं उद्धार। और देख लीजिए और बता देता हूं मैं आपको शब्द, जैसे आप लिखते हैं तत्व, तत्व धन हित शब्द है, तत्व धन हित। त के बाद ह आ गया तो ऐसे हालत में ये तत्व जाएगा किसमें? आधे द में और ह जाएगा किसमें? द में। अब इसमें छोटी की मात्रा लग रही है तो शब्द बन गया ये तद्धित। शब्द क्या बन गया? ये तद्धित। ऐसे आप कहते हैं पत धन हति, शब्द है पत धन हति। तो अब यहाँ पर त आ गया और बाद में आ गया ह, तो ऐसे हालत में ये त तो किसमें जाएगा? आधे द में और ये ह किसमें जाएगा? द में। इस प्रकार क्या शब्द बनाइए? पद्धति। आप पद्धति शब्द को भी किस प्रकार से लिखते हैं मित्रों? इस प्रकार से, ये पद्धति। इस प्रकार आप देख रहे हैं व्यंजन संधि किसमें हो जाएगी आपकी? उत धन हार। ध्यान रखना व्यंजन संधि में कम से कम एक तरफ व्यंजन जरूर आएगा। हो सकता है दोनों तरफ, हो सकता है आगे, हो सकता है पीछे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आगे आ रहा है तब, इसका मतलब क्या है? इसमें व्यंजन संधि है। और मैंने एक दो ये उदाहरण और दिया। प्रश्न नंबर 4, किस शब्द में वृद्धि संधि है? वृद्धि संधि का कोई उदाहरण नहीं जाना अभी तक। ध्यान दीजिएगा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि कहां होती है? यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ या आ हो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? आ या आ, और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण ए आई या ओ औ आ जाए, या तो क्या आ जाए? ए आई या फिर क्या आ जाए? ओ औ। तो संधि करने पर यदि आ के बाद ए आई आएगा तो दोनों के मेल से आई बन जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। और आ के बाद यदि ओ औ आएगा तो दोनों के मेल से औ हो जाता है। तो वृद्धि संधि का नियम तो ये कहता है। अब आप देखिएगा हम यहाँ पर ये प्रश्न पूछ रहा है कि वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है। तो आप देख लीजिए, ढूंढ लीजिए इसमें से आ के बाद ए आई या ओ औ आता है तो क्रमशः आई औ हो जाता है। अब आप देखिए कौन सा? तो ये रहा उदाहरण आपका। कैसे बना ये शब्द? सदाधन एव। शब्द है यहाँ पर सदाधन एव। तो आप देख लीजिए यहाँ पर आ रहा है और आ के बाद ए आ रहा है तो आ और ए मिलकर क्या बन जाएंगे? आई बन जाएंगे। तो ऐसी हालत में ये जो द है इस पर किसकी मात्रा लग जाएगी? आई की। शब्द क्या बन गया यहाँ पर? सदैव। ये रही वृद्धि संधि। कौन सी संधि है ये? वृद्धि संधि। और देख लीजिए एक दो उदाहरण और दे देता हूं। जैसे आपने कहा तथा धन एव, तथा धन एव, आ के बाद ए आ गया तो ऐसे हालत में ये जो आ और ए मिलकर क्या बन जाएंगे? आई बन जाएंगे। शब्द बन जाएगा यहां पर तथैव। मत धन एक के, शब्द है मत धन एक के। आ के बाद आई आ गया तो ऐसे हालत में आ हो या आ हो तो दो आ के बाद ए आई आता है तो दोनों के मेल से आई हो जाता है। तो ये शब्द बन जाएगा आपका क्या? मत एक की। और देख लीजिए महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य। तो आप देख रहे हैं इसी हालत में आ के बाद क्या आया? आई। तो आ और आई मिलकर क्या बन जाएंगे? आई बन जाएंगे। क्या बना शब्द? महेश्वरी। और देखिएगा जैसे बात करें हम लोग महाधन औदार्य, महाधन औदार्य। अब आ के बाद औ आ गया तो ऐसे हालत में आप देखिएगा यहाँ पर ये औ दोनों मिलकर औ हो जाएंगे। आ या के बाद ओ आएगा तो दोनों मिलकर औ हो जाएंगे। तो यहाँ पर शब्द क्या बन जाएगा? महोदार्य। और देख लीजिए एक उदाहरण, जैसे आप बोलते हैं महाधन औषधि, महाधन औषधि। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आ के बाद औ आया तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? महौषधि। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर किस शब्द में वृद्धि संधि है? सदैव, सदा धन एव।
तो यहाँ पर वृद्धि संधि का नियम क्या कहता है मित्रों, यदि आ या आ के बाद ए आई या ओ औ आता है तो संधि करने पर क्रमशः आई औ हो जाता है। देख लीजिए विभिन्न उदाहरणों से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, सूधन आगत, सूधन आगत, स्वागत कौन सी संधि है? ध्यान दीजिएगा, यह है यण संधि। एक बार फिर जान लीजिए, मैं पिछले पेपर से आपको बताता आ रहा हूं बार बार, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। ध्यान दीजिएगा क्या है नियम, नियम क्या कहता है कि यदि यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई या उ या फिर री हो, ई उ या फिर क्या हो, री हो। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तो ई उ या री हो, तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण कोई भी असमान स्वर, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण कोई भी असमान स्वर आता है। असमान स्वर का मतलब है ई के बाद ई को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए तो वो उसके लिए असमान हो गया। ऊ के बाद ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए तो वो उसके लिए असमान हो गया। और री के बाद री को छोड़कर और कौन सा भी स्वर आ जाए तो उसके लिए असमान हो गया। तो अगर ऐसा होता है ई के बाद असमान स्वर आता है तो ई तो या में बदल जाता है, ऊ जो है वो आधे व में बदल जाता है, और ये जो री है ये बदल जाता है र में। तो यदि ई उ या री के बाद असमान स्वर आता है तो क्रमशः या व र में बदल जाएगा, ई बदल जाएगा या में, ऊ बदल जाएगा व में, और री बदल जाएगा र में। ये यण संधि है। तो अब आप देखिए कैसे बनना है शब्द, ध्यान दीजिएगा। कौन सी संधि है? तो ये यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि। उत्तर तो हो गया यण संधि। अब ये शब्द कैसे बना है तो देख लीजिए, सूधन आगत। अब देखिए यहाँ पर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है ऊ, और यहाँ पर क्या आ गया, आ। तो ऐसे हालत में आप देख रहे हैं ऊ के बाद असमान स्वर आ गया, ऊ के बाद आ आया। तो ऐसे हालत में ये जो ऊ है ये किस में बदल रहा है, व में। ऊ किस में जा रहा है, आधे व में। अब ऊ गया व में, और आप देखिए इसमें क्या जोड़ना है, तो इसमें जोड़ना है आ। तो ये हो गया व, यहाँ पर बन गया व अक्षर। अब यहाँ पर क्या बचा आपके पास, तो आधा स। क्यों? क्योंकि आपने ऊ की मात्रा निकाली तो आधा स बचा, और यहाँ पर बचा आपके पास क्या, आ। क्षमा कीजिएगा, यहाँ आपने आ निकाल लिया तो ऐसे हालत में यहाँ पर क्या बचेगा, गत। यहाँ बचेगा गत। आ तो निकाल लिया, बाकी क्या बचा, गत। तो अब इसको ले आएंगे आप, तो ऐसे हालत में ये स है आधा, उधर से आ रहा है वाह, और गत यहाँ पर आए, क्या बन गया यहाँ पर शब्द, स्वाग। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं ये यण संधि है। और देख लीजिए एक दो उदाहरण, सूधन अच शब्द है यहाँ पर, सूधन अच। तो ऐसे हालत में आप देखिएगा यहाँ पर आ रहा है ऊ, और यहाँ पर आ गया अ। ऊ के बाद समान स्वर आ गया अ। तो ऐसे हालत में ये ऊ किस में जाएगा, देख लीजिए वहां पर आधे व में, इसमें क्या जोड़ना है, आ जोड़ना है। तो ऐसे हालत में ये अ और ऊ मिलकर, व और ऊ अ मिलकर क्या हो जाएंगे, ये पूरा व हो गया। अब यहाँ देख लीजिए क्या बचेगा आपके पास, आधा स और यहाँ बचेगा छ। अब आप ले आएंगे इसको, तो आधा स, फिर इसके बाद उससे आ रहा है व, अच यहाँ पड़ा है। तो ऐसे हालत में क्या शब्द बन गया, ये स्वच्छ। एक उदाहरण और देख लीजिए, अनुधन ऐषण शब्द है यहाँ पर, अनुधन ऐषण। तो ऐसे हालत में अब यहाँ पर ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तो ऊ हो गया, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या आ गया यहाँ पर, ए। तो ये ऊ जो है वो किस में जाएगा, आधे व में जाएगा। इसमें क्या जोड़ना है आपको, ये ए जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, वे। इधर देख लीजिए क्या बचा आपके पास शेषफल, तो यहाँ बचा आधा न। जब आपने यहाँ से ऊ निकाले तो आधा न बचा, और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, क्षण। ए निकाले तो क्षण बचा। अब आप इसको ले आएंगे, तो ऐसे हालत में अब ये न आधा है, वे उधर से आ रहा है, और क्षण यहाँ पर आ हुआ है। तो शब्द क्या बनाइए, अन्वेषण। तो इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, सूधन आगत में कौन सी संधि है, यण संधि। क्या है नियम, यदि ई उ या री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ई तो या में, उ व में, और री र में बदल जाता है। इस प्रकार आप ये विभिन्न उदाहरणों से इस नियम को समझ पा रहे हैं। ये कौन सी संधि है मित्रों, यह है आपकी यण स्वर संधि। ठीक है, आगे चलते प्रश्न नंबर 6। अत्यावश्यक शब्द, अत्यावश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद है।
तो अत्यावश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अति धन आवश्यक। इसका उत्तर हो जाएगा अति धन आवश्यक। अभी अभी मैंने यण संधि का नियम बताया आपको, याद कीजिए। ई उ या री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो क्रमशः य व र हो जाता है। देखिए किस प्रकार से बनाए ये शब्द, अति धन आवश्यक, अति धन आवश्यक। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या आ रहा है? आ। तो ई के बाद असमान स्वर आ गया, तो ये ई किस में गया? ये गया आपके आधे या में। अब इसमें आपको क्या जोड़ना है? तो ये आ जोड़ना है। तो ऐसी हालत में यहाँ क्या बन गया शब्द? या। ये हो गया आपका शब्द या। अब आप देखिएगा यहाँ पर क्या बच रहा है आपके पास? तो यहाँ बच रहा है आधाता और यहाँ बच रहा है वशयक। अब आप ले आएंगे इसको, तो अभी ये आधाता है या उधर से आ रहा है और वशयक यहाँ पड़ा हुआ है। क्या शब्द बना है यहाँ पर? अत्यावश्यक। बताइए कौन सी संधि है? ये भी यण स्वर संधि। कौन सी संधि है? यण स्वर संधि। अब इसी प्रकार और भी कई सारे शब्द बनते हैं। अधिधन अक्षु शब्द है, अधिधन अक्षु। तो ऐसे हालत में आप देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है ई और यहाँ पर आ गया असमान स्वर अ। तो ऐसे हालत में यह किसमें गया? फिर वापस यह में गया। इसमें क्या जोड़ना है यहाँ पर? अ। तो ये क्या हो जाएगा? यह हो गया पूरा। इधर आ जाइए तो क्या बचा शेष पर? आधा ध और इधर बचा है श क्षत्रिय वाला। आप इस क्रिया को ले आएंगे तो यहाँ पर है आधा ध, यह उधर से आ रहा है और श क्षत्रिय वाला इधर पड़ा है। क्या बना शब्द? अध्यक्ष। कौन सी संधि मित्रों? ये यण स्वर संधि। तो अत्यावश्यक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अति धन आवश्यक। नियम कौन सा है? तो यण स्वर संधि। ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 7, उपसर्ग। निम्न में से किस शब्द में अप उपसर्ग लगा है? वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं या विशिष्टता लाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अब ये कह रहा है कि अप उपसर्ग से बना हुआ शब्द ढूंढना है आपको। देख लीजिए, मूल शब्द निकालिए। तो मूल शब्द है इसमें पठित। तो पठित में क्या जुड़ा है? आ उपसर्ग। आधन पठित, तो क्या बनेगा? अपठित। फिर यहाँ पर देख लीजिए, मूल शब्द है हरण। तो ये रहा उत्तर तो आपका अपधन हरण। उत्तर तो ये रहा आपका अपधन हरण, अपहरण। मूल शब्द निकालना है आपको और उसके आगे उपसर्ग क्या लग रहा है? अप। तो अपधन हरण। उत्तर तो ये रहा। यहाँ देख लीजिए, मूल शब्द है इसमें पवित्र। तो ये कैसे बना है? आधन पवित्र। पवित्र शब्द में लगा है आ उपसर्ग, तो आप पवित्र बना। यहां देख लीजिए, यह है प्रत्यय। यहां मूल शब्द क्या है? अपना। यहां मूल शब्द क्या है? अपना। और अपना में क्या लगा है? प्रत्यय। तो ये तो प्रत्यय है। ये तो क्या है? प्रत्यय। तो ये तो प्रत्यय हो जाएगा। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं या नए शब्द का बोध कराते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो अभी लीजिए, आपका उत्तर क्या मांग रहा है? ये आप उपसर्ग से बना शब्द। तो आप उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है आपका? अपहरण। अपधन हरण। तो अपहरण ये हो जाएगा आपका अपधन हरण, अप उपसर्ग से बना हुआ शब्द। प्रश्न नंबर 8, कुल। कुल शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाता है? कुल शब्द के साथ देख लीजिए, कुल लग रहा है, कुल आगे लगेगा, कुल प्र नहीं है, प्रतिकूल। अभी ये प्रति, प्रतिधन कूल, बिल्कुल हो जाएगा प्रतिकूल। क्या बन जाएगा? ये प्रतिकूल। उत्तर हो गया आपका क्या? प्रति उपसर्ग लगेगा तो प्रतिकूल। कूल में क्या लगेगा? प्रति उपसर्ग। तो क्या बन जाएगा? प्रतिकूल। और अगर बात करें अब यह अनुपसर्ग लगा तो क्या बना? अनुकूल। क्या बना शब्द? अनुकूल। इस प्रकार यहाँ पर कुल शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाता है? बिल्कुल प्रति भी जोड़ा जाता है और अनु भी जोड़ा जाता है, पर अनु नहीं है यहाँ पर। इसका उत्तर क्या है आपका? प्रति। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? नहीं लगा है।
नी प्रत्यय नहीं लगाए। ध्यान दीजिएगा, वे शब्दांश जो शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं या नए शब्द का बोध कराते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। देख लेते हैं अभी यहां पर शेर धन नी, ये स्त्रीवाचक प्रत्यय, शेर धन नी, शेर में अगर नी प्रत्यय लगा तो क्या बनेगा, शेरनी, हो गया स्त्रीलिंग। मोर, मोर धन नी, मोरनी, मोर का स्त्रीलिंग मोरनी, ये गलत हो जाएगा। नौकर, ध्यान दीजिएगा, नौकर धन आनी, यहां पर नौकर में कौन सा प्रत्यय लगा है, आनी प्रत्यय लगा है, तो नहीं लगा है तो इसमें नहीं लगा है, इसमें आनी प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय, आनी प्रत्यय, ये भी स्त्रीवाचक प्रत्यय। और यहां पर शब्द है कूट धन नी, कूटनी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो नौकर में कौन सा, नौकरानी में कौन सा प्रत्यय लगा है, आनी। तो यहाँ पर आपका प्रश्न भी क्या है, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है, तो बताइए किस में नहीं लगा है, नौकरानी में नहीं लगा। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10। धार्मिक, धार्मिक शब्द में प्रत्यय है, धार्मिक में प्रत्यय है, प्रत्यय बताना है आपको। ध्यान दीजिएगा, ये धार्मिक प्रत्यय मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताए थे, अपत्यवाचक प्रत्यय, संतानवाचक प्रत्यय, इन्हें क्या कहा जाता है, अपत्यवाचक प्रत्यय या संतानवाचक प्रत्यय। तो आप देखिएगा, मैं लास्ट आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया था। तो ऐसे हालत में क्या होता है कि जब ये प्रत्यय लगते हैं, एक, इसमें प्रत्यय कौन सा है, एक, ध्यान दीजिएगा, उत्तर तो इसका एक हो जाएगा, पर ये कैसे हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये अपत्यवाचक प्रत्यय है जिसमें एक तो इक होता है, एक या होता है, एक आ होता है, एक ए होता है, एक ई होता है, तो अपत्यवाचक प्रत्यय। जब ये प्रत्यय जुड़ते हैं तो मूल शब्द, ध्यान दीजिए मैंने पहले भी बता रखा है आपको, मूल शब्द का प्रथम स्वर, ध्यान दीजिएगा, जब ये प्रत्यय जुड़ते हैं तो मूल स्वर का, मूल शब्द जो है जिसमें जुड़ रहे हैं ये प्रत्यय, उस शब्द का जो प्रथम स्वर है अगर वो क्या होगा, आ या आ, तो अभी उसे आप आ में बदल दोगे, आ होगा तो भी आ कर दोगे और आ होगा तो भी आ कर दोगे। इसके बाद अगर प्रथम स्वर ई हो, अगर मूल शब्द की पहली मात्रा क्या हो, ई या ए आई, तो इसे आप आई में बदल दोगे। इसके बाद अगर मूल शब्द की पहली मात्रा उ या ओ औ हो, या क्या हो, ओ औ हो, तो उसे आप औ में बदल देते हैं, किसमें बदल देते हैं, औ में बदल देते हैं। और यदि मूल शब्द की पहली मात्रा री आए तो उसे आप आर में बदल देते हैं, किसमें बदल देते हैं, आर। और अंतिम स्वर का लोप कर देते हैं, मूल शब्द का जो अंतिम स्वर आता है उसका लोप कर देते हैं। यदि मूल शब्द का प्रथम स्वर आ हो तो आ में, ई या ए आई हो तो ए में, ओ या ओ हो तो ओ में, और री हो तो आर में बदल देते हैं, तथा मूल शब्द का अंतिम स्वर का लोप कर देते हैं और फिर ये प्रत्यय जुड़ जाते हैं। तो आप देखो, ये जो धार्मिक शब्द है इसमें मूल शब्द है धर्म और इसमें प्रत्यय जुड़ रहा है एक, धर्म धन एक। तो ऐसे हालत में आप देख रहे धर्म, इस धर्म में आ की मात्रा है तो आ की मात्रा किसमें बदल जाएगी, आ में, यह आ हो गया। और बीच अंतिम स्वर का लोप कर देते हैं इस टाइप से, अंतिम स्वर मां में है तो उसका लोप कर दिया और फिर आप इसमें इक जोड़ देंगे तो ये इक जुड़ गया। अब आप ये इक जुड़ गया तो ये पूरा हो गया। ऐसे हालत में शब्द क्या बन गया यहाँ पर, धान। अब ऐसे और भी शब्द होते हैं, जैसे आपने लिखा समाज, अब इसमें एक प्रत्यय जोड़िए, तो समाज में आप देख रहे हैं मूल शब्द है समाज, इसमें आ की मात्रा आ रही है तो आ की मात्रा किसमें चली जाएगी, आ में। बीच वाला ऐसे कैसे रह गया, अंतिम स्वर का लोप किया और इसमें जोड़ दिया आपने एक, तो क्या बन गया, सामाजिक। फिर आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए अन्य उदाहरण दूं मैं, तो जैसे लोक धन एक, तो ओ आ रहा है, अब देख लीजिए ओ आया, प्रथम स्वर ओ है तो ओ को औ में बदल दोगे, ये हो गया औ। और आप देखिए का, ये जो अंतिम स्वर है इसमें आपने इसका स्वर का लोप कर दिया और इसमें एक जोड़ दिया तो क्या बन गया, लौकिक। नीति धन एक, अब बड़ी की मात्रा आ रही तो ई किस में जा रहा है, आई में जा रहा है, ये गया आई में, और अंतिम स्वर का लोप किया तो ये आधा हुआ, फिर इसमें आपने जोड़ दिया एक, तो क्या बना शब्द, नैतिक। ऐसे कई सारे शब्द बनते हैं इस नियम से। तो ऐसे हालत में ध्यान दीजिएगा, ये अपत्यवाचक प्रत्यय, तो अपत्यवाचक प्रत्यय जब भी जुड़ते हैं, संतानवाचक, अपत्यवाचक, उनतावाचक प्रत्यय, तो ऐसे हालत में जब भी ये प्रत्यय जुड़ते हैं तो प्रथम जो आपका मूल शब्द होता है, मूल शब्द जो होता है उसका प्रथम स्वर,
मूल शब्द का कौन सा स्वर, प्रथम स्वर। यदि आ या आ हो तो उसे आ में, ई या ए हो तो आई में, उ या ओ हो तो औ में, और री हो तो आर में बदल देते हैं तथा अंतिम स्वर का लोप कर देते हैं और ये प्रत्यय जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर आगे धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय, धर्म धन इक, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, एक प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 11, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए। शुद्ध वर्तनी, वर्तनी का शुद्धियां देखनी है तो अभी ऐसे हालत में परीक्षा गलत, परीक्षा शब्द आएगा ऐसे। मुमूर्षु ये सही है, मुमूर्षु बिल्कुल ठीक है। ध्यान रखना छोटी बड़ी और छोटी मात्रा, छोटी मात्रा फिर बड़ी मात्रा फिर छोटी मात्रा। मुमूर्षु, मुमूर्षु का मतलब क्या होता है, मुमूर्षु का मतलब होता है मोक्ष की इच्छा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मुमुक्षु का मतलब क्या होता है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। और ऐसे हालत में आ रही है ये शब्द, शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा आपका, मुमुक्षु। छोटी छोटी बड़ी फिर छोटी, छोटी बड़ी छोटी मात्रा लगेगी और शब्द बनेगा मुमुक्षु। ये भी गलत है, ये भी गलत है। बड़ी छोटी बड़ी बड़ी छोटी छोटी आ रही है, यहाँ भी परीक्षा नहीं होता, ये परीक्षा होता है, ये वाला शब्द है। वैसे हालत में ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। शुद्ध कौन सा है, मुमुक्षु। छोटी मात्रा फिर बड़ी मात्रा फिर छोटी मात्रा, याद रखना इंपॉर्टेंट शब्द है, छोटी बड़ी छोटी मात्रा। प्रश्न नंबर 12, सही वर्तनी वाला शब्द, फिर वर्तनीगत शुद्धियां पूछ रहे। सुहृद, सुहृद गलत। सुशुर्षा, सुशुर्षा ये रहा, छोटी बड़ी मात्रा सुशुर्षा। सुश्रूषा मतलब सुश्रूषा, ये रहा सुश्रूषा यानी सेवा करने का भाव, सेवा करने की इच्छा, शुश्रूषा करने की इच्छा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटी बड़ी मात्रा। याद रखना ऐसे शब्दों में छोटी बड़ी मात्राएं आती है। जैसे आप देख लीजिए जिजीविषा, छोटी बड़ी मात्रा है ना। ऐसे ही शुश्रूषा छोटी बड़ी मात्रा, मुमूर्षा देखा छोटी बड़ी मात्रा है ना, छोटी फिर बड़ी फिर छोटी, छोटी बड़ी फिर छोटी, इस तरह की मात्रा है। तो ये ध्यान रखिएगा, वर्तनीगत अशुद्धियों में बार बार पूछे जाने वाले शब्द है। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा शुश्रूषा, छोटी मात्रा फिर बड़ी मात्रा। और फिर आ देख रहे छोटी मात्रा फिर आ गए यहाँ पर, तो छोटी मात्रा फिर बड़ी मात्रा, इस प्रकार से शब्द बनेंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13, राम ने सुरेश के साथ साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ताबिक अगर 4 शब्द दिए, एक तो दिया है राम, एक दिया है सुरेश, एक दिया है निर्वाह और एक दिया है मित्रता। तो ऐसे हालत में ये 4 शब्द हैं, इन 4 शब्दों में कौन से शब्द में आप देखिएगा भाववाचक संज्ञा है। तो राम शब्द में तो आप देखिए पर्टिकुलर राम की बात कर रहा है, विशेष व्यक्ति, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। सुरेश भी व्यक्तिवाचक है क्योंकि सुरेश की बात कर रहा है। आप जानते हैं ना व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान के नाम का बोध कराने वाली। तो नाम है सुरेश, राम और सुरेश विशेष है, तो ऐसे हालत में ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निर्वाह, निर्वाह ये अव्यय शब्द है। इसके बाद मित्रता, मित्रता मित्र होने का भाव, मित्रता क्या है, मित्र होने का भाव, भाववाचक संज्ञा है। कौन सी है, भाववाचक संज्ञा। ऐसे बनती देखिए मानवता, मानव से बनी। मित्र क्या है, एक तरह से मूल रूप से मित्र क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, पर इसमें आपने ता प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया, मित्रता। ऐसे देखिएगा मानव, मानव भी जातिवाचक संज्ञा है, इसमें आप ता प्रत्यय जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, मानवता। पशु भी जातिवाचक संज्ञा और इसमें आप ता प्रत्यय जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, पशुता। तो ऐसे हालत में ये जो मित्रता शब्द है ये क्या है आपका, भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मित्रता शब्द में ही क्या है, भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 14, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है, बताइए। चांदनी चौक से ले आओ, चांदनी चौक से ले जाओ, तो विशेष स्थान है दिल्ली का चांदनी चौक। भाई ये है आपकी कौन सी संज्ञा, विशेष स्थान का बोध करा रही है, तो कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बताओ चांदनी चौक कहने पर आप चांदनी चौक ही जाओगे, तो ऐसे हालत में विशेष स्थान का बोध करा रही है, तो कौन सी संज्ञा है इसमें,
व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 15, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, तो ऐसे हालत में आप देखिएगा रेखांकित शब्द में सर्वनाम का उचित भेद, रेखांकित शब्द ये है यहाँ पर स्वयं, तो यहाँ पर सर्वनाम का कौन सा भेद हो जाएगा? याद कीजिएगा, वे सर्वनाम जो निजता, निजता, प्राइवेसी, निजता का बोध कराते हैं, या कहूं कर्ता के लिए, वाक्य में पुनः कर्ता के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। तो अरे ये स्वयं शब्द जो है ये किसके लिए आ रहा है? शीला के लिए आ रहा है। कर्ता कौन है? कपड़े धोने वाली कौन है? शीला। तो वाक्य में कर्ता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन सा सर्वनाम कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। अब ये और उदाहरण लिखूं, जैसे राधा अपना कार्य कर रही है, राधा अपना कार्य करती है, उसको दूसरों से मतलब नहीं है, तो ये अपना शब्द किसके लिए आ रहा है? राधा के लिए, निजवाचक सर्वनाम। फिर कहें जैसे राम स्वयं, राम स्वयं ही, राम स्वयं ही चला जाएगा, राम स्वयं ही चला जाएगा। बताओ ये स्वयं शब्द भी किसके लिए आ रहा है? वापस राम के लिए आ रहा है, तो कर्ता के लिए आ रहा है। फिर कहें बालक, बालक आप ही, बालक आप ही समझ जाएगा, बालक आप ही समझ जाएगा। ये आप ही शब्द किसके लिए आया? कर्ता के लिए, बालक के लिए। कौन समझेगा? बालक। कर्ता कौन है? बालक। तो कर्ता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर कहें राधा खुद खाना बनाती है, राधा खुद खाना बनाती है, तो बताइए खुद भी किसके लिए आ रहा है? राधा के लिए। तो वाक्य में कर्ता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, कौन धोती है? स्वयं, यानी कौन है? शीला। तो ऐसे हालत में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। ये हो जाएगा आपका कौन सा सर्वनाम? निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। ध्यान दीजिएगा, उत्तम पुरुष यानी कौन सा सर्वनाम है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम। मूल रूप से कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो व्यक्तियों के नाम का बोध कराते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इस दुनिया में व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं, तो इसी आधार पर इस सर्वनाम को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भागों में? तो अभी एक तो होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ऐसे हालत में आप देखिएगा व्यक्तियों के नाम का बोध कराने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। 3 प्रकार होते हैं इसके, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता या लेखक के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम। वक्ता का मतलब बोलने वाला, बोलने वाला है, और लेखक का मतलब लिखने वाले के लिए। और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम ये होते हैं श्रोता और पाठक के लिए, सुनने वाले और पढ़ने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम। श्रोता ये हो जाएंगे मध्यम पुरुष। और इन दोनों को छोड़कर, किस किस को छोड़कर? वक्ता, लेखक और श्रोता पाठक को छोड़कर तीसरे की बात करें, अन्य की बात करें, तो वो हो जाएंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता के लिए एक वचन में मैं, मेरा, मुझे, मुझको आदि शब्दों का, बहुवचन में हम, हमारा, हमसे, हमको आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। फर्स्ट पर्सन। इसके बाद सुनने वाला जो होता है उसके लिए अगर छोटा है तो तू, तुम्हारा, तुम, तुमसे, तुमको आदि शब्दों का, बड़ा है तो आप, आपका, आपको, आपसे, आपका, आपके लिए आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम सेकंड पर्सन। और तीसरे के लिए तो मैं आपको जानता हूं, उन्हें नहीं, वो तीसरा हो गया, उन्हें।
तो दूर है तो वह वे उन्हें कहेंगे, पास है तो यह ये इन्हें इसको इसका इसकी बोलेंगे। तो इस प्रकार तीन भाग होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। देख लीजिए कौन सा है, मैं और हम। बताओ वक्ता क्या बोलेगा अपने आप को, एक वचन में तो मैं बोलेगा, बहुवचन में हम बोलेगा। इसका उत्तर हो जाएगा मैं और हम। मैं कौन सा सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका उत्तर हो जाएगा मैं और हम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 17, वह बहुत मधुर गाता है, इस इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। ध्यान दीजिएगा, प्रविशेषण कहते किसे, प्रविशेषण वह शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर विशेषण की भी विशेषता को प्रकट करता है। पहली बात तो विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब आइएगा, अगर आपके किसी वाक्य में विशेषण की भी विशेषता प्रकट होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रविशेषण। तो आगे लीजिए, यहाँ पर वह बहुत मधुर गाता है, वह मधुर गाता है। तो आगे यहाँ पर वह बहुत मधुर गाता है, गाता है क्रिया विशेषण है। ध्यान दीजिएगा, ये वाक्य गलत है, पर अगर मैं इसकी जगह में दूसरा वाक्य लिख देता हूं। अब ये वह बहुत विनम्र है, वह बहुत विनम्र है। ध्यान दीजिएगा, वह की विशेषता क्या है कि वो विनम्र है, और विनम्र की भी विशेषता क्या है कि वो बहुत विनम्र है। तो ये बहुत क्या है यहाँ पर, प्रविशेषण। बहुत क्या है यहाँ पर, प्रविशेषण। और देख लीजिए, जैसे कहूं सीता अत्यंत सीधी है, तो आप देख रहे सीता की विशेषता क्या आ रही है कि वो सीधी है, और सीधी की भी विशेषता क्या है कि वो अत्यंत सीधी है। तो अत्यंत क्या है यहाँ पर, प्रविशेषण है। फिर कहूं जैसे मान लीजिए लिखा है वाक्य, लड़की बहुत सुंदर है, लड़की बहुत सुंदर है। तो लड़की की विशेषता तो क्या है, सीधी सीधी सुंदर है, लेकिन सुंदर की भी विशेषता क्या है, बहुत। तो ये बहुत ही क्या है आपका, प्रविशेषण। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर ये वाक्य सही नहीं है, पर इस तरीके का वाक्य आता है वो प्रविशेषण पूछता है। तो ये बहुत हो गया, अत्यंत हो गया, फिर बहुत हो गया, फिर अति सुंदर है, तो भी वो भी क्या है आपका, प्रविशेषण। तो वह शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर विशेषण की भी विशेषता प्रकट करता है उसे हम कहते हैं प्रविशेषण। उसे हम क्या बोलते हैं, प्रविशेषण। प्रश्न नंबर 18, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य कौन कौन से। ध्यान दीजिएगा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे मैं यहां लिखता हूं बालक, तो बालक क्या है, एक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है ना। तो ऐसे हालत में अगर बालक के लिए लिखे कि बालक छोटा है, बताओ विशेषता होगी, बालक बड़ा है, बालक पतला है, बालक मोटा है। तो आप देख रहे ये सारी विशेषताएं हैं, तो ये सारे शब्द तो क्या हो गए, विशेषण। ये सारे शब्द तो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। और जिसकी विशेषता बताते हैं, यानी आप देख रहे बालक की विशेषता बता रहे, बालक की जगह आप यहां लिख दो वह सर्वनाम है, तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो जिसकी भी विशेषता बताते हैं उसे ही विशेष्य कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो ये बोल रहा है बड़ा घर, छोटा आदमी या नीला वस्त्र में विशेष्य क्या है, तो आप घर संज्ञा, आदमी संज्ञा, वस्त्र संज्ञा की विशेषता क्या आ रही है, बड़ा, छोटा और नीला। तो ये तो विशेषता होगी, बड़ा विशेषता होगी, विशेषण हो गया, छोटा विशेषण हो गया, नीला विशेषण। और विशेष्य क्या है, किसकी विशेषता बता रहे हो, तो एक तो वस्त्र की बता रहे हो, एक आदमी की बता रहे हो और एक घर की बता रहे हो। तो ये तीन शब्द विशेष्य शब्द है। ढूंढ लीजिए कौन कौन से, घर, आदमी और वस्त्र, ये विशेष्य हो गया।
संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को तो विशेषण कहते हैं, और जिसकी भी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। वह या बालक, राम या सीता, संज्ञा या आप बोले सर्वनाम, तो उसकी विशेषता बता रहे हैं, उससे हम क्या बोल रहे हैं, विशेष्य। तो इन तीनों शब्दों में अब एक तो घर है विशेष्य, एक आदमी है विशेष्य, और एक क्या है, वस्त्र। ये क्या है, तीनों विशेष्य। इस प्रकार ये हो जाएंगे विशेष्य। प्रश्न नंबर 19, राम तैरता है, यह वाक्य क्रिया के लिए उदाहरण है। अच्छा, इसमें कौन सी क्रिया है? अब यह कर्ता द्वारा वह वाक्य जिसमें कर्म नहीं होता है तथा कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव स्वयं कर्ता पर ही पड़े, केवल किस पर पड़े, कर्ता पर ही पड़े, तो वहां पर होती है अकर्मक क्रिया। अब आप देखिएगा यहाँ पर राम तैरता है, कार्य क्या हो रहा है, तैरने का हो रहा है, तो बताओ इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, केवल राम पर ही पड़ेगा। कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही पड़े, तो वहां पर होती है अकर्मक क्रिया। कौन सी होती है, अकर्मक क्रिया। और ऐसी होती है सकर्मक, तो कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव कर्ता के साथ साथ अन्य पर भी पड़े, तो वो सकर्मक। अब आप देख लीजिए, अगर मैं लिखूं राम बालक को तैराता है, तो ऐसे हालत में आप राम पर भी प्रभाव और बालक पर भी प्रभाव, फिर वो सकर्मक हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, सकर्मक। पर राम तैरता है में कौन सी क्रिया है, तो ये अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। प्रश्न नंबर 20, जहां दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है? ध्यान दीजिएगा, जब वाक्य में दो भिन्न अर्थ वाली क्रियाएं एक साथ संपादित होती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहती है। तो क्या बोलते हैं, संयुक्त क्रिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग एक साथ किया जाएगा, तो वहां पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, संयुक्त क्रिया। याद रखना, दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग करके आप क्रिया बनाते हैं, पर वो दो या दो से अधिक धातु है, पर वो जो क्रिया है उसका अर्थ एक ही निकलेगा। ध्यान दीजिएगा कैसे, उदाहरण देता हूं आपको एक दो। जैसे बालक उठ बैठा, बालक उठ बैठा। आगे तो उठ धातु है, बैठ धातु है। उठना और बैठना धातु का मतलब क्या है, क्रिया का मूल शब्द। तो उठना और बैठना क्रिया है, उठ बैठा, और अर्थ एक ही निकल रहा है। क्या निकल रहा है, जाग गया। तो ऐसे हालत में कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया। फिर कहें गधा चल बसा, बोलो चलना और बसना दो अलग अलग धातु है, पर चल बसा यानी मर गया। तो ये कौन सी क्रिया है मित्रों, ये है संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग एक साथ किया जाता है तो उस वाक्य की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। बालक उठ बैठा, गधा चल बसा, पक्षी उड़ चले, उड़ना और चलना। तो इस प्रकार से आप देखिए कौन सी क्रिया हो रही है, ये संयुक्त। प्रश्न नंबर 21, मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है, इस वाक्य में तेज क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये तेज, तेज किसकी विशेषता आ रही है, दौड़ने की विशेषता। दौड़ती है, तेज दौड़ती है। तो अब ये वह शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर क्रिया की विशेषता को प्रकट करता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। तो ऐसे हालत में आप देख रहे हैं ये क्रिया की विशेषता है, तेज, तेज दौड़ती है। क्रिया कार्य हो रहा है दौड़ने का, और वो कैसे हो रहा है, तेज हो रहा है। तो ऐसी हालत में ये क्या है, क्रिया विशेषण शब्द है। अब ऐसे हालत में क्रिया विशेषण होते हैं चार प्रकार के। कौन कौन से? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तो वह क्रिया विशेषण जो क्रिया होने की स्थान संबंधी, कहां हो रही है क्रिया, विशेषता प्रकट करता है, वो स्थानवाचक, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, इधर उधर, यहाँ वहां, अंदर बाहर, सब स्थानवाचक शब्द है। तो ऐसे शब्द आएंगे तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। फिर रीति, अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तो वही क्रिया विशेषण जो क्रिया होने की रीति यानी तरीके, ढंग, प्रणाली, शैली, आपकी भाषा में कहे तो मेथड का बोध कराते हैं, उसे हम बोलते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो अब तेज दौड़ती है, कैसे दौड़ती है, तरीका क्या है उसका, तेज दौड़ रही है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा है, रीति, रीति का मतलब तरीका, ढंग, शैली, प्रणाली, मेथड, विधि, पंथ, बहुत सारे नाम है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये तेज शब्द क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और देख लीजिए तीसरा होता है परिमाणवाचक।
तो वे क्रिया विशेषण जो क्रिया होने के परिमाण संबंधी, नापतोल संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें हम कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आप बोले मोहिनी बहुत खाती है, खाने की विशेषता बहुत, कम, ज्यादा, थोड़ा, बहुत, ये सब क्या है? परिमाणवाचक शब्द है, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण, काल का मतलब समय, क्रिया होने के समय संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे मोहिनी कल दौड़ती है, कल दौड़ेगी, तो कल दौड़ेगी यानी समय बता रहे, कालवाचक हो जाएगा। पर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? तेज दौड़ती है, तो तेज क्या बता रहा है? उसके दौड़ने का तरीका, रीति बता रहा है। तो कौन सा क्रिया विशेषण है ये? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 22, दिए गए विकल्पों में से में कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का है? समय संबंधी क्रिया की, क्रिया होने की समय संबंधी विशेषता को प्रकट करने वाला शब्द इनमें से कौन सा है? तो आपके लिए आज तक, आज तक, बहुधा, बाहर भीतर, प्रतिवर्ष। आज तक क्रिया विशेषण नहीं है ये अव्यय है। बहुधा यानी अनेक बार, बहुत सारी बार, नहीं है, कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। तो बोलो आज तक, आज तक, कल तक, परसों तक, समय बता रहा है, कालवाचक है। फिर बोले बहुधा यानी अनेक बार खाना खाते हैं, बहुधा खाना खाते हैं, बहुधा पढ़ते हैं, कालवाचक है। बाहर भीतर, बाहर भीतर किसको बता रहा है? स्थान को बता रहा है, तो स्थानवाचक, बाहर भीतर, अंदर बाहर, इधर उधर, दाएं बाएं, यहां वहां, जहां तहां, सब क्या शब्द है? स्थानवाचक है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ये कौन सा क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और प्रतिवर्ष बताओ, प्रतिवर्ष भी कौन सा है? कालवाचक। इस साल, अगले साल, प्रतिवर्ष किसको बता रहा है? काल को बता रहा है, समय को बता रहा है। तो तीनों है, लेकिन ये बाहर भीतर किसको बता रहा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बाहर भीतर। बाहर भीतर, इधर उधर, आगे पीछे, दाएं बाएं, यहां वहां, सब किसको बता रहे हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण को बता रहे। तो कौन सा कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है? तो भाई साहब ये नहीं है, बाहर भीतर। ये कौन सा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि, क्या बताता है? क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। यस, तब हुई है अभी अभी। ध्यान दीजिएगा, क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात हो कि क्रिया बीते हुए समय में, भूतकाल बीता हुआ समय, बीते हुए समय में अभी अभी हुई है, जस्ट हुई है, उसे कहते हैं आसन्न भूतकाल। कौन सा भूतकाल है ये? आसन्न भूतकाल। कौन सा भूतकाल है ये? आसन्न भूतकाल। अभी अभी हुई है तो बिल्कुल आसन्न भूतकाल। आसन्न का मतलब ही क्या होता है? पास, निकट, नजदीक। तो आसन्न का भूतकाल यानी पास ही का भूतकाल। तो अभी अभी समाप्त हुई है तो वो कौन सी है? आसन्न भूतकाल। ध्यान दीजिएगा, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। मैं इनके एक एक उदाहरण दे देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं लिखूं यहां पर राम बाजार गया। अब राम बाजार गया यानी जा चुका है, तो ऐसे हालत में क्रिया भूतकाल में हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, क्रिया का वह रूप जिससे ये ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में यानी बीते हुए समय में हुआ है, पर कब हुआ है इसका बोध ना हो, अभी हुआ है कि बहुत देर पहले हुआ है, तो वो सामान्य भूतकाल है। कौन सा भूतकाल है वो? सामान्य भूतकाल। फिर एक होता है कि अगर जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया राम बाजार गया है, राम बाजार गया है, तो आप देख रहे हैं वाक्य पढ़िए, राम बाजार गया है यानी राम बाजार गया, गया चुका है, पर है यानी जस्ट गया है। आसन्न भूतकाल। कौन सा भूतकाल है? आसन्न। आसन्न का मतलब पास या निकट। तो वह क्रिया का वह रूप जिससे ये ज्ञात हो कि क्रिया अभी अभी हुई है, पास ही हुई है, निकट ही हुई है, उसे हम बोलेंगे आसन्न भूतकाल। फिर यहाँ लिखा है अपूर्ण। तो ध्यान दीजिएगा, क्रिया का वह रूप जिससे ये ज्ञात हो कि कार्य तो भूतकाल में हो रहा था पर पूर्ण नहीं हुआ था। देखिएगा कैसे, राम बाजार जा रहा था। अब बताइए, राम बाजार जा रहा था, ये तो आपने देखा है, पर वो पूरा हुआ है कि नहीं हुआ? तो इसमें अपूर्णता, पूर्णता का बोध नहीं हो रहा। ये कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल। फिर पूर्ण भूतकाल, तब क्रिया का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में बहुत देर पहले हुआ था।
राम बाजार गया था, तो ये हो गया कौन सा, पूर्ण भूतकाल। और एक होता है हेतु हेतु मत भूतकाल, क्रिया का वह रूप जिसका भूतकाल यानी बीते हुए समय में होना एक क्रिया के होने पर निर्भर हो, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो। जैसे मैं बोलूं आप पढ़ाई करते तो सफल हो जाते, भूतकाल की बात है, आप पढ़ाई करते तो सफल हो जाते, सफल होना किस पर निर्भर है, पढ़ाई करने पर, हेतु हेतु मत भूतकाल। तो अभी ये यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अभी अभी का कार्य समाप्त हुआ है, मैं कौन सा भूतकाल का कौन सा भेद है, तो आसन भूतकाल, क्योंकि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। आसन का मतलब अभी अभी, पास, निकट, नजदीक, तो ये हो जाएगा कौन सा, आसन भूतकाल। प्रश्न नंबर 24 निम्नलिखित वाक्यों में अपूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। अब ये अपूर्ण वर्तमान काल यानी अभी जो समय चल रहा है इसकी बात कर रहे, क्रिया का वह रूप जिससे हमें क्रिया के वर्तमान समय में अपूर्ण वर्तमान समय में चलते रहने का बोध हो, उसकी समाप्ति का पता ना चले, तो वो अपूर्ण वर्तमान काल है। कौन सा है, अपूर्ण। भाई वर्तमान काल में हो रहा है और वो पूरा नहीं हुआ है तो वह अपूर्ण है। अब देखिए कौन सा, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, सामान्य भूतकाल, वह घूमने जा रही थी, जा रही है, वह घूमने जा रही है, अपूर्ण वर्तमान काल, बताइए, वह घूमने जा रही है, पूरा थोड़ी हुआ है, तो वो ये कौन सा हो जाएगा आपका, अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। क्रिया का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा था और उसकी पूर्णता का पता ना चले, जा रही है, बताइए, पूर्णता का पता नहीं चल रहा है इस वाक्य से, तो कौन सा है, अपूर्ण वर्तमान काल। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, ध्यान दीजिएगा, तत्सम और तद्भव। तत्सम वे शब्द, तत् धन सम उसके समान, वे शब्द जो संस्कृत मूल रूप से संस्कृत भाषा के हैं और हिंदी में जो के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं तत्सम शब्द। और तद्भव, तद धन भव उससे उत्पन्न, यानी किससे उत्पन्न, संस्कृत से, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में कुछ तो कुछ परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर आपको देखना है ऐसा शब्द जो आम भाषा का शब्द है, योगी। अब ये योगी तत्सम शब्द है, यौवन तत्पुरुष, लेकिन जीव, जीव क्या है आपका, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, जिह्वा, इसका तत्सम क्या होता है, जिह्वा। तो ऐसे हालत में जीव क्या है यहाँ पर, तद्भव शब्द है, जीव भी आपका क्या है, तत्सम शब्द, यौवन, बिल्कुल ठीक, जीव, जीव क्या है, तद्भव शब्द, और इसका तत्सम क्या होता है, जिह्वा। प्रश्न नंबर 26, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अब यहां पूछ रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, वचन, श्लाका, तिक्त, चार, ये रहा चार, ध्यान देना। अगर हिंदी की गिनती आ जाए, हिंदी की गिनती कौन सी, बोलिए, अरे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 100 तक, 1 2 3 4, ये सब किस में जाएगी, ये सब तद्भव होती है। याद रखना, हिंदी की गिनती 1 से लेकर 100 तक कोई सी भी दे दे, वो सब क्या होती है, तद्भव होती है। जबकि संस्कृत की गिनती बताओ, संस्कृत में 4 को क्या बोलेंगे, चतुर्थ, तत्सम है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सब क्या है, तत्सम है। और 4 लिखा है, हिंदी की गिनती है, तो हिंदी की गिनती क्या होती है, हमेशा तद्भव होती है, याद रखना। एक तो हिंदी की गिनती, ध्यान लीजिए, एक तो हिंदी की गिनती सदैव क्या होती है, तद्भव, तद्भव होती है ना। और एक और, अगर किसी शब्द पर क्या लगाओ, चंद्र बिंदु लगाओ, अगर किसी शब्द पर चंद्र बिंदु लगाओ तो वो भी क्या होता है, तद्भव होता है। जैसे यहां पर 1 2 शब्द होता है, दंत, दंत तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, दांत। फिर देख लीजिए, जैसे कहूं चंद्र, तो चंद्र तत्सम है और इसका तद्भव क्या होगा, तो चांद। यार ना, तो चंद्र बिंदु और एक हिंदी की गिनती सदैव क्या होती है, तद्भव होती है। तो अभी भी हिंदी की गिनती लिखी है यहाँ पर 4, तो ये क्या है, तद्भव, तत्सम नहीं है। तत्सम तो क्या होता है, चतुर्थ, और यहाँ पर लिखा है 4, तो ये क्या है, तद्भव। प्रश्न नंबर 27, शब्द युग।
शब्द युग जोड़े आ रहे हैं एक जैसे, जरठ और जठर। जरठ का मतलब होता है बूढ़ा और जठर का मतलब जठरा अग्नि पेट में जगती है, पेट। जठर का मतलब होता है पेट और जरठ का मतलब होता है बूढ़ा। ये रहा इसका उत्तर। जरठ का मतलब तो हो गया बूढ़ा और जठर का मतलब हो गया पेट शब्द युग में। तो जरठ, जरठ का मतलब बूढ़ा और जठर का मतलब पेट। प्रश्न नंबर 28, जलद और जलद बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है मित्रों, ये बार बार आता है परीक्षा में, ध्यान दीजिएगा। मेरे गुरुजी ने बताया था, ध्यान दीजिएगा, द का मतलब होता है दान। एक शब्द है जिसका मतलब द का मतलब क्या होता है, दान या देना। उसके बाद एक शब्द होता है ज, ज का मतलब होता है जन्म लेना। ज का मतलब क्या होता है, जन्म लेना। और एक होता है धी, धी का मतलब होता है धारण करना। धी का मतलब क्या होता है, धारण करना। अब आप देखिएगा, आप लोग जल के पर्यायवाची जानते होंगे, जो मूल मूल है, जल, नीर, तोय, पय, अंबु। जल, नीर, तोय, पय, अंबु आदि मुझे ध्यान नहीं आ रहे बाकी। अब आप देखिए इन शब्दों के पीछे अगर आपने जल द, जल के पीछे क्या लिख दिया, द लिख दिया, तो बताओ जल का दान कौन देता है, सारा जल कहां से आता है, बादल। जल का दान कौन देता है, बादल। नीरद, तो यद, नीरद, तो यद, पयोद विसर्ग संधि से बन जाएगा अंबुद। ये सब किसके पर्यायवाची हो गए मित्रों, दाल कौन देता है, बादल। जल का दान देने वाला कौन है, बादल। तो ध्यान रखना जल के पीछे द लगा है, तो ऐसे हालत में वो कौन किसका पर्यायवाची हो जाएगा, बादल का। फिर आप देखो ज, ज का मतलब जन्म लेना, तो जल के पीछे आपने क्या लगा दिया, ज, कमल। जल में जन्म कौन लेता है, कमल, तो जलज हो गया। फिर आगे नीरज हो गया, तोयज हो गया, अयोज हो गया, अंबुज। ये सब किसके पर्यायवाची हो गए मित्रों, तो ये कमल के हो गए। जल में जन्म लेता है जो कमल, जल लगते ही हो गया कमल। फिर धी, तो धी ध्यान देना, सारा ये जो इस संसार का सारा जल है, ये सारा जल कहां जाता है, इकट्ठा होकर समुद्र में जाता है। तो अगर आपने यहां लगा दिया जलधि, नीरधि, तोयधि या पयोधि या लिख दिया अंबुधि, तो ये सब किसके किसके अर्थ निकल रहे हैं, इसमें कौन धारण करता है सारा जल, समुद्र। और जल में जन्म कौन लेता है, कमल। तो ज लगते ही तो कमल हो जाएगा, धी लगते ही समुद्र हो जाएगा, और द लगते ही क्या हो जाएगा, बादल। जल का दान कौन देता है, बादल। अब देख लीजिए इस शब्द का उत्तर निकाल लीजिए, जलद यानी तो बादल और जलद यानी कमल, ढूंढ लो। ये रहा, जलद यानी तो बादल हो गया और जलद यानी कमल हो गया। तो इसका उत्तर क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बार बार पूछते हैं इस तरीके से प्रश्न आपको, शब्द युग में ये बार बार आने वाला प्रश्न है। ध्यान रखना इस बात को, जो मैंने आपको बताया, अभी बताने का प्रयास किया, ध्यान दीजिएगा इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन निकलता है यहाँ से। द का मतलब दान देना, तो द का जल का दान कौन देता है, बादल देता है। तो जलद, नीरद, तोयद, पयोद, अम्बुद ये सब किसके पर्यायवाची है, तो बादल के। फिर ज का मतलब जन्म लेना, तो मान लीजिए जलज, नीरज, तोयज, पयोज, अम्बुज ये सब किसके हैं, तो कमल के हैं। जल में जन्म कौन लेता है, कमल। फिर धी का मतलब होता है धारण करना, तो इस जल को सारे, इस संसार के सारे जल को कौन धारण करता है, समुद्र। तो अगर जलधि लिखा है, नीरधि लिखा है, तोयधि लिखा है, पयोधि लिखा है, अंबुधि लिखा है, तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं, समुद्र के पर्यायवाची हैं। तो इस प्रश्न के अनुसार जलद दान देने वाला बादल, जलज जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला कमल। इसका उत्तर हो जाएगा बादल और कमल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची शब्द। द्विज बिल्कुल है, खग भी है, पंथी, पंथी नहीं है, विहग भी है। पंथी, पंथी का मतलब होता है यात्री। पंथ, पंथ पर चलने वाला, राहगीर, पर्यटक, टूरिस्ट आप कह सकते हैं। यात्री, पंथी का मतलब होता है यात्री। तो पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है,
पंथी। अगर यहाँ होता पंछी तो पंछी तो हो जाता, पर ये क्या लिखा है पंथी, तो ये तो यात्री होता है, तो कौन सा नहीं है, तो भाई ये नहीं है। प्रश्न नंबर 30, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आकर्षण का विलोम, आकर्षण का मतलब आकर्षित करना, अपनी तरफ खींचना, और विकर्षण, विकर्षण का मतलब दूर फेंकना, मतलब आकर्षण, आकर्षण का विलोम शब्द हो जाएगा विकर्षण। आकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा, विकर्षण। अर्थात आकर्षण मतलब आकर्षित करना, विकर्षण का मतलब दूर भाग, विकर्षण। मुझे बुरी आदतों से विकर्षण हो गया और अच्छी आदतों से आकर्षण हो गया, तो विलोम क्या हो जाएगा इसका, विकर्षण। उत्कर्ष, ये भी इंपॉर्टेंट शब्द, ध्यान रखना, ये भी महत्वपूर्ण शब्द है। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न डालने का मैंने प्रयास किया है। उत्कर्ष का मतलब होता है उठना, आगे बढ़ना, और अपकर्ष यानी पतन, पीछे की तरफ जाना। उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा। तो उत्कर्ष का विलोम हो जाएगा आपका अपकर्ष। उत्कर्ष का मतलब आगे बढ़ना, उन्नति करना, और अपकर्ष का मतलब पतन, पीछे की तरफ जाना, अवनति की तरफ जाना। प्रश्न नंबर 32, 32, राज्य द्वारा निकाला गया, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, आपके इसके लिए शब्द है, ध्यान दीजिएगा। राजपत्र में राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा निकाला गया जो आदेश होता है उसे अध्यादेश कहते हैं। अधिधन आदेश, सर्वोपरि सत्ता के द्वारा, सर्वोपरि हेड के द्वारा जो आदेश जारी किया जाता है, जो राजपत्र में प्रकाशित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अध्यादेश कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, अध्यादेश। प्रश्न नंबर 33, युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द बताइए। युद्ध की इच्छा रखने वाला, युयुत्सु। युद्ध की इच्छा रखने वाला कौन हो जाएगा, युयुत्सु। और अगर पूछे युद्ध की इच्छा तो युयुत्सा। युयुत्सा क्या है, युद्ध की इच्छा, और युद्ध की इच्छा रखने वाला तो युयुत्सु। युयुत्सुता है, युयुत्सा तो क्या होती है, युद्ध करने की इच्छा, और युयुत्सु क्या हो जाएगा, युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध करने की इच्छा रखने वाला युयुत्सु, और युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा। प्रश्न नंबर 34, आग लगने पर कुआं खोदना। बताओ, पहले नहीं खोदा, आग लगी जब भी कुआं खोदेंगे तो आग कैसे बुझेगी। आग लगने पर कुआं खोदना, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, जल्दी से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। पहले नहीं सोचा, आग लगने पर ही कुआं खोदा, आग लगने पर ही क्या करना, कुआं खोदना। जब परेशानी आती तभी काम करना, तभी उसके बारे में सोचना। पहले खोद लेते तो आग लगती फट से बुझा लेते। तो संकट के समय बचाव के लिए सोचना, इसकी लोकोक्ति का क्या अर्थ है, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। आगे ले रहा हूं मैं आपका आज के लिए अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, पारिभाषिक शब्दावली। एबिलिटी, एबिलिटी अंग्रेजी शब्द के समकक्ष हिंदी का शब्द है एबिलिटी। आपसे बोलते हैं ना एबिलिटी, भाई ये पढ़ने की आपकी एबिलिटी नहीं है, या एबिलिटी है यानी क्षमता। एबिलिटी का हिंदी समकक्ष शब्द क्या हो जाएगा, क्षमता हो जाएगा। तो इस प्रकार मैं आपके लिए आज लेकर आया आपकी इस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रश्न है ये आपके आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, मैं अभी आपको बता रहा हूं कुछ प्रश्न, ये प्रश्न बार बार आते हैं आपकी परीक्षा में, ये प्रश्न आपको बार बार दिखाई देते हैं आपकी परीक्षा में। आकर्षण, विकर्षण, अपकर्ष, उत्कर्ष, इसके बाद अभी ये अध्यादेश, युद्ध की इच्छा रखने वाला, जरट जरट, उसके बाद अभी एक दो शब्द और भी मैंने आगे की तरफ बताया आपको। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर, बहुत महत्वपूर्ण पेपर, अवश्य इसका अध्ययन कीजिएगा। आपको पेपर में, आपके आने वाली परीक्षा में इसके प्रश्न अवश्य ही दिखाई देंगे। धन्यवाद।